सभी विद्यार्थियों का, सभी किसान लोगों का हमारे YouTube चैनल 8027 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए, ये किसानों के लिए तो किस प्रकार से लाभकारी रहेगी और विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से लाभकारी रहेगी, ये मैं आज इस चीज के बारे में चर्चा करता हूँ। जो आज का टॉपिक हमारा है शुष्क खेती। शुष्क खेती की फसलों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में, इसमें से मैं आप लोगों को जो एक मौखिक रूप से बता देता हूं कि शुष्क खेती क्या होती है और शुष्क खेती के सिद्धांत क्या होते हैं, शुष्क खेती का भारत में कितना क्षेत्रफल है, शुष्क खेती से हमारे एग्रीकल्चर कितनी प्रभावित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हर एक चर्चा हमारे लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसान के लिए और विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। किसान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक किस्म का है कि किस्म अगर बीज अच्छा होता है तो उत्पादकता बढ़ जाती है। किसान विद्यार्थी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये शुष्क खेती एक विशेष खेती है एग्रीकल्चर में, और इसकी जो वेराइटी है वो अपने आप में विशेष है। तो ये वेराइटीज के पूछने के चांस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं, इसलिए विद्यार्थी के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक हमारा शुष्क खेती की जो फसलें हैं राजस्थान में जितनी भी फसलें होती हैं, अधिकतर आपको जैसे गन्ना को छोड़ दो, राइस को छोड़ दो, इनको छोड़कर आप जितनी भी होती हैं बाकी सब शुष्क खेती की ही फसलें राजस्थान में होती हैं, क्योंकि राजस्थान भी एक शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश है। चलो हम बात करते हैं कि शुष्क खेती को अगर वर्षा के आधार पर बांटकर समझा जाए तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। शुष्क खेती को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ड्राई फार्मिंग, दूसरा ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा रेनफीड फार्मिंग। जहां पर 750 mm से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को तो हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं, और जहां पर 750 से 1050 mm तक वर्षा होती है उससे हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, और जहां पर वर्षा 1150 mm से ज्यादा होती है उस क्षेत्र को हम रेनफीड फार्मिंग कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रेनफीड फार्मिंग, तो ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैं तो उसको किस प्रकार से, इनका अलग अलग अपना सिद्धांत है। ड्राई फार्मिंग का सिद्धांत जो वह नमी की तक सीमित है, ड्राई लैंड फार्मिंग का सिद्धांत नमी का, साथ ही भू संरक्षण मतलब जल सोइल अपरदन का, और जो हमारी रेनफीड फार्मिंग है उसमें जल निकास, अच्छा जल निकास हो इसका। इस प्रकार ये अलग अलग प्रिंसिपल पर हैं। आज हम इसके बारे में ये आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो क्या होती है वर्षा के आधार पर, जहां पर वर्षा कम होती है उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। देखो हमारा अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में 575 mm या सेंटीमीटर में बात की जाए तो 57.50 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो राजस्थान कौन सा क्षेत्र होगा? शुष्क खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है राजस्थान के कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पीने तक के पानी की भी बहुत समस्या है। एग्रीकल्चर में बात करें कि एग्रीकल्चर में शुष्क खेती का महत्व क्या है। शुष्क खेती एग्रीकल्चर की जो भारत के संक्षेप में बात करें तो 65 से 70% तक जो एरिया है वो शुष्क खेती के अंतर्गत भारत में आता है, और राजस्थान की बात करें तो 60 से 65% तक का जो एरिया है, पूरी जो हम एग्रीकल्चर की खेती की बात कर रहा हूँ उसमें से ये 60 से 65% क्षेत्र शुष्क खेती के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन के हिसाब से हमारे जो एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर में जो उत्पादन का 40 से 45% तक का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल किसमें आता है? 40 से 45% जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो शुष्क खेती के में होता है। और तिलहनी फसलों की बात करें तो तिलहनी फसलों का 90% तक
उत्पादन शुष्क खेती में होता है। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों का 75 से लेकर 80% तक उत्पादन दलहनी फसलों का शुष्क खेती के अंतर्गत होता है। तो शुष्क खेती का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। शुष्क खेती में सुधार करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ अपने एक सिद्धांत दिए। सिद्धांत हमेशा वो होते हैं कि सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी भी चीज की उन्नति के लिए सुझाए गए बिंदु। जैसे कि हमें किसी धर्म में सुधार करना है तो उसमें दया, दान, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। तब इसी प्रकार से अगर व्यक्ति में सुधार करना है तो उसके संस्कारों को, उसके अनुशासन में उसमें सुधार करना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम एग्रीकल्चर में सुधार करना चाहे तो उसमें कुछ बीज जो में भी ऐसे सुधार करने चाहिए, ताकि ऐसी वेराइटी डेवलप करनी चाहिए जो कि शुष्क खेती के लिए हितकर हो, शुष्क खेती को बढ़ावा दे सके। इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ ऐसी वेराइटी रिलीज की ताकि वह किसान के लिए हितकर हो। किसान के लिए हमारा पूरा एग्रीकल्चर का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है उनका टोटली उद्देश्य किसान की उन्नति करना है, किसान की प्रगति करना है। देश को, हालांकि ऐसे भारत अभी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं, तो हमें एक आत्मनिर्भर तो है ही सही, परंतु हमारा जो देश है एक विकासशील देश है, तो हमें विकसित राष्ट्र बनाना है इस राष्ट्र भारत को 2047 तक। तो इस प्रकार के तरीके अपनाना है ताकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने। ये हम सबका सपना है। तो हम सबको ऐसा सोचना चाहिए कि किसान की उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि किसान की समस्या, किसान आज आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि किसान को क्या, एक तो उपयुक्त जानकारी नहीं मिली। हर विद्यार्थी भी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको उपयुक्त गाइडेंस नहीं मिली। क्योंकि एक स्टूडेंट विदाउट गाइडेंस इज लाइक अ हॉर्स विदाउट रिन, मतलब बिना, जैसे घोड़े की लगाम नहीं रहती, घोड़े की लगाम नहीं होती, वो किधर भी भाग जाता है। वैसे ही एक विद्यार्थी को अगर प्रॉपर गाइड नहीं किया जाए तो वो किधर भी भाग जाता है, वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता, वो वहां तक भी भाग जाता है जहां तक उसे आत्महत्या भी करनी पड़े। आत्महत्या कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हत्या और झगड़ा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है, न ये किसी अंत का, केवल किसी काम को न करने वाली क्रिया को जन्म देती हैं। ऐसी चीजें, ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए किसानों को प्रॉपर ढंग से गाइड करो, किसानों को अच्छी तकनीकी उपलब्ध कराओ ताकि किसान की उन्नति हो। ऐसे ही विद्यार्थी को भी ऐसी तकनीकी सिखाओ, इस प्रकार की तकनीकी विद्यार्थी भी सीखे, स्वयं भी सीखे, क्योंकि हर चीज़ सिखाने वाला नहीं, क्योंकि हमें कुछ नया करना है संसार में। आगे संसार में नई चीज़ तब आएगी जब हम, एक व्यक्ति कुछ नया करेगा, तभी जाके उस संसार को नई चीज़ मिल पाएगी। इसलिए आत्महत्या कोई नई चीज़ नहीं है। आत्महत्या तो केवल एक अच्छा पथ नहीं है, मतलब आत्महत्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे आम नागरिक हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जिन पर हमारा जीवन टिका रहे, जिनसे हमारी पहचान हो, है ना। एक कमजोर व्यक्तियों के काम होते हैं आत्महत्या, मजबूत व्यक्ति का इरादा कभी भी ऐसी चीज़ों पर नहीं होता। इसलिए मेरा किसान लोगों से भी ये निवेदन है कि किसान लोग कभी घबराए नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। अगर वो उसको किसी काम का तरीका आता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति कमजोर नहीं है, क्योंकि उसे उस काम का तरीका नहीं आता। इसलिए उस व्यक्ति को अपने काम के तरीके में सुधार करना चाहिए। आज हम एक सुधार वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीज होते हैं, बीज में सुधार किए साइंटिस्ट लोगों ने, और वही फसल के बीज वहाँ पर बढ़िया उग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वैरायटी में कुछ सुधार किया है। तो ऐसी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। ये क्या है कि कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जो हमें मार्गदर्शित करती हैं। देखते हैं हम आज कि कौन सी फसल जो जिनकी वैरायटी शुष्क खेती में भी हो जाती है, मतलब जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है, जहाँ पर धूप ज़्यादा निकलती है, जिस माटी में नमी की मात्रा कम हो, जो माटी कम उपजाऊ हो, उस क्षेत्र में भी इस
प्रकार की, जैसे बाजरा की बात करूं तो बाजरा की जो WCC 75 वेराइटी होती हैं वह आप किसी भी क्षेत्र में उसे उगाओ, सभी क्षेत्र में उग जाएगी वो। ऐसे सरसों की बात करूंगा तो पूसा जय किसान जो बायो 902 होती है, उसको आप किसी भी क्षेत्र मतलब शुष्क क्षेत्र में उगाओ, वो वहाँ पर भी बढ़िया उत्पादन देगी। जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो, सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो, ऐसे हम अलग अलग फसल के बारे की अलग अलग किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी ही किस्में आपको मार्केट से लेनी चाहिए ताकि आपके उत्पादन में सुधार आए। शुष्क खेती का एक उद्देश्य ये भी होता है कि शुष्क खेती में क्या बीज की मात्रा हमेशा 10 से 15% तक ज़्यादा रखी जाती है और पौधों की संख्या 10 से 15% तक कम रखी जाती है। कुछ इस प्रकार के इको ट्रांसपीरेशन जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में 99% जल का आस होता है, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स का छिड़काव करने के माध्यम से भी, उनका छिड़काव करके भी या उनका यूज करके भी आप नमी का संरक्षण कर सकते हैं। कुछ हैं कि खेत का पानी खेत में रखकर भी आप नमी का संरक्षण कर सकते हो, किंतु ये तो चीजें हैं ही सही, ये तो करनी पड़ेगी आपको। वायुरोधक पट्टियां, मल्चिंग, इस प्रकार की चीजें तो करनी ही हैं। अपने वाटर शेड का निर्माण ये तो करवाना ही है, परंतु ये सब चीजें हैं, अगर बीज सही नहीं है तो ये सब चीजें हैं तब भी प्रभावी नहीं है। हालांकि सभी प्रकार से विकास होना चाहिए, बस पूरा विकास एक साथ नहीं होता है, ऐसा हम सब लोग इस चीज से जानते भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रगति का मतलब होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। प्रगति का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम सब कुछ कर देना, एकदम सब कुछ नहीं होता है, ये तो कोई अलग ही क्रिया है। तो प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि बाजरा की जो वेराइटी होती है शुष्क खेती के लिए WCC 75, RHB 30, HHB 67, MH 179। इधर से हम ज्वार की सोरगम, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं, मिलेट भी कर देते हैं, इसे पर्ल मिलेट भी कर देते हैं। ज्वार को इंग्लिश में सोरगम कहते हैं, CSH 6, SPB 96, जो जिसे बार्ले बोलते हैं, RD 31, RD 2552, गेहूं की D 134, मुक्ता के 65, लोक 1, जोग 666, राज 3077, चना की RSG 2, दोयोद एलो BG 256, C 235। इधर से सरसों की वरुणा सरसों की किस्म है, अरुणा अरंडी की किस्म है। जो सरसों की वरुणा किस्म है, इसका दूसरा नाम T59 है, और जो अरंडी की अरुणा किस्म है, याद रखना कभी कंफ्यूजन में ना आए। ये विद्यार्थी के लिए मैं एक दिन कंफ्यूजन वाली वेराइटी का एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें पूरी ही चीजें समझाऊंगा उनके, है ना। तो ये RH 30, इधर पूसा गोल्ड, दुर्गामणि, अरावली, बायो 902 का दूसरा नाम पूसा जय किसान है। मूंग की पूसा बैशाखी के 851, SML 468, RMG 62। मोट की जड़िया है, ज्वाला जोबनेर से निकाली हुई वेराइटी है। ज्वाला माताजी जोबनेर में है, माताजी का मंदिर है जोबनेर में, ज्वाला माताजी का, इसलिए इसका नाम उसको याद रखते हुए, इनका माताजी को याद रखते हुए ज्वाला रखा गया है। RMO 40, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये काजरी मोट 2, ये काजरी जोधपुर में हमारा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है। काजरी पूछ लिया जाता है कि काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। इधर से उड़द की T9, जो उड़द की T9 है, कृष्णा है, बरखा है। इधर से तिल की RT 127, PC 25, मूंगफली की AK 12, AK 24, JL 24, GG 2 या GG 2।
ग्वारकी, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा जे, ये दुर्गापुरा जयपुर में है। हमारे रारी है, रारी RARI, रारी दुर्गापुरा है, जयपुर में है। रारी का मतलब होता है एग्रीकल्चर रिसर्च, ये राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा, ये SKN यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। यहाँ पर MSc PhD और रिसर्च का काम होता है। ठीक है। ये मक्का की जो किस्म है संकुल अगेती, चिंतर D765, चौला की RC 19। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो वेराइटी हैं, ये मैंने उन वेराइटियों को बताया है जो राजस्थान में इस प्रकार की फसलें लगभग पूरी फसलें हमारे राजस्थान में होती हैं। ऐसी कोई फसल नहीं है जो राजस्थान में नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान भी एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है ना। मैंने समझाया भी है कि कौन सी पूरी चीजें, आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। हालांकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि AO, जेट ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AO, ARO, कोई अन्य एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम हैं, किसी के भी अभी लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है AO का, ARO का, ARO का, उनमें इनमें से क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इधर से जेट का भी अभी जेट का एग्जाम है, इधर से अभी BHU का एग्जाम है, इधर से ICR का भी एग्जाम है। तो ICR में भी अभी UG लेवल, PG लेवल में अलग अलग प्रकार के एग्जाम होते हैं। तो इस प्रकार के उनमें सब में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब प्रकार के क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के लिए तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, और किसानों के लिए उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, है ना। पर हेक्टर ज्यादा उत्पादन होगा पहले की अपेक्षा। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको लगता है कि हमारा कुछ फायदा हो सकता है इस YouTube चैनल में, क्योंकि हमारा YouTube चैनल केवल यही नहीं है। हमारा YouTube चैनल का मेन उद्देश्य विद्यार्थी को इस प्रकार से प्रशिक्षित करते हुए किसान को इस प्रकार से मार्गदर्शित करते हैं, ताकि किसान और एक विद्यार्थी अच्छा प्रशिक्षित बनकर एक अच्छा मार्गदर्शक बने किसान के लिए, ताकि वह उनको आत्मनिर्भर बना सके, उनकी आय में सुधार कर सके और राष्ट्र को एक अच्छी दिशा दे सके। हालांकि हमारा देश 2047 तक विकसित तो बन ही जाएगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बन ही जाएगा। उसको बनाने के लिए हमें उसी के अनुरूप, वो केवल हमारा टारगेट है, उससे पहले ही हमें इस देश को विकसित बनाना है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हम 2047 से पहले हमारे देश को विकसित बना लेंगे। इसलिए हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। किसानों को भी हमें हमारे, क्योंकि एग्रीकल्चर में GDP में इनका 13 से लेकर 16% तक चलती है हमारी एग्रीकल्चर की GDP, घटती बढ़ती रहती है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनमें सुधार करना है हमें, है ना। और ये आपको मैंने बताया, सब चीज़ें समझाई भी हैं कितना क्या योगदान है। बार बार इस YouTube चैनल को देखना, 1-2 बार देख लेना, ताकि आपकी समझ में आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हैं ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी रहे। धन्यवाद।